गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था वो वर्कमैन के बारे में हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन का क्या रोल है, ठीक है। और उसके बारे में हमने जो बात की है, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है लॉकआउट वर्सेस क्लोजर के बारे में। मैं जो आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे डिफरेंस के बेस पे पढ़ाऊंगी, तो आपके लिए ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये आई थिंक आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का लास्ट ही है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक दो चीजें और पढ़नी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, ठीक है। देन आपका लेबर लॉज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर लॉकआउट वर्सेस क्लोजर। तो देखिए लॉकआउट का मीनिंग क्या है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। व्हाट इज लॉकआउट, ठीक है। लॉकआउट बेसिकली मीनिंग है कि टेम्परेरी क्लोजर और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स, ठीक है। ये एक तरह से आपका लॉकआउट जो है वो टेम्परेरी क्लोजर है इसी वर्क का, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है या तो टेम्परेरी बेस पर, ठीक है, एम्प्लॉय को मना कर देता है काम करने से, या फिर क्या कहते हैं सस्पेंड कर देता है थोड़े दिन के लिए, तो उस चीज को हम लॉकआउट बोलते हैं। अब अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या कहा जाता है कि जो लॉकआउट है वो लीगली जो है cannot legally declare a lockout without giving a 14 days notice to the employees। जो आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उसमें जो है आपका लॉकआउट हम नहीं कर सकते विदाउट गिविंग 14 डेज नोटिस टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आई होगी। इसके बाद बोला गया है ये जनरली जो है इलीगल कंसिडर किया जाता है इफ दे अकर, अगर कोई आपकी ऑनलाइन कंसलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, और उस टाइम लॉकआउट आपने कर दिया है अगर एम्प्लॉयर ने, तो उसको जो है जनरली इलीगल माना जाता है, ठीक है। अब ये इलीगल किस किस चीज में माना जाता है? ये इलीगल माना जाता है अंडर सेक्शन 22 एंड 23 में अगर बताया गया है कुछ चीजें, ठीक है, उसके बेस को देखते हुए तो ये आपका इलीगल कंसिडर किया जाता है अंडर सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके बाद आता है अगर लॉकआउट कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कुछ भी ऑर्डर इशू करे हैं उनको वायलेट करता है तो भी लॉकआउट आपका इलीगल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या पेनल्टीज हैं अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। व्हाट आर द पेनल्टीज अंडर द लॉकआउट? तो लॉकआउट के अंदर पेनल्टीज है अगर इलीगल लॉकआउट कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, तो क्या होगा, जो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, वो आपका पूरी टर्म का होगा या फिर एक्सटेंड हो सकता है 1 मंथ तक का, ठीक है, और या फिर आपका 1000 आपको फाइन देना पड़ेगा या फिर बोथ 1000 फाइन भी और आपका 1 मंथ जो है आपका जो है इम्प्रिजनमेंट रहेगा, ठीक है। वेजेस की बात करें अगर हम यहाँ पर वेजेस की, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज जो है वो एंटाइटल है फुल वेजेस लेने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज आर एंटाइटल टू गेट फुल वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकआउट, ठीक है। तो ये आपका लॉकआउट का हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इसमें क्या मेन डिफरेंस है। सबसे पहले चीज, उसके बाद आप देख लीजिए क्लोजर क्या है। देखिए लॉकआउट में क्या था कि ये टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क था। अब क्लोजर क्या है? परमानेंट सस्पेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। लॉकआउट में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर ये टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क था एंड आपका क्लोजर में क्या है? क्लोजर को आप समझ लीजिए क्लोज कर दिया हमने बिजनेस एक तरह से, ठीक है। परमानेंट क्लोजर और दी permanent closure or the shutdown of the business operations permanently is known as closure under the Industrial Dispute Act 1947। इसके बाद यहाँ पर मेन डिफरेंस जो होगा, employer must give 60 days notice to the appropriate government। देखिए लॉकआउट में हमने क्या देखा था कि हमें जो है 14 डेज का नोटिस, एम्प्लॉयर यहाँ पर 14 डेज का नोटिस जो है दे रहा था किसको? एम्प्लॉयज को, ठीक है। अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर आप 14 दिन का नोटिस नहीं देते हैं, पहले आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा लॉकआउट करने से पहले एम्प्लॉयर को देना है, ठीक है। क्लोजर में क्या है कि 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉयर मस्ट गिव 60 डेज नोटिस टू द अप्रोप्रिएट और गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था? एम्प्लॉयर मस्ट गिव 14 डेज नोटिस टू द एम्प्लॉय और यहां पर है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेकंड चीज आती है आपकी प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड।
प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपकी प्रायर परमिशन जो है गवर्नमेंट की रिक्वायर नहीं होगी। अब बात आती है क्लोजर की। अगर एस्टेब्लिशमेंट में या फिर आपके प्रेमिसेस में 100 और या फिर 100 से ज्यादा वर्कमैन हैं, काम कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में, ठीक है, तो क्लोजर क्या होगा हमारा कि 90 डेज का नोटिस, ठीक है, 90 डेज का नोटिस जो है वो देना पड़ेगा क्लोजर करने से पहले, ठीक है। किसको देना पड़ेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। इफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करती विद इन 90 डेज नोटिस, देन क्या होगा, आपका जो परमिशन है वो ग्रांटेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं दोबारा से। देखिए, सबसे पहले आज आपने पढ़ा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लॉकआउट वर्सेस क्लोजर। अब कहां पर आपको वो क्वेश्चन में घुमा सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला है कि लॉकआउट को आपने समझा है कि टेम्परेरी क्लोजर ऑफ वर्क है, ठीक है, और क्लोजर के बारे में बात करें तो परमानेंट क्लोजर ऑफ वर्क है या फिर परमानेंट सस्पेंशन ऑफ द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर, ठीक है, रिफ्यूज कर देता है एम्प्लॉय को काम करने से। अब यहाँ पर क्या है, ये परमानेंट शटडाउन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड। देखिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो है आपका लॉकआउट, अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लॉकआउट कैन नॉट लीगली डिक्लेयर, ठीक है। और लॉकआउट अगर करना भी है अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में तो 14 डेज का नोटिस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना पड़ता है, ठीक है। अब क्लोजर में अगर बात करें तो 60 डेज का नोटिस जो है एम्प्लॉयर किसको देता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, इट इज generally considered as illegal if they occur during the online conciliation proceedings or for 7 days after they conclude, ठीक है। अब ये इलीगल कब कब कहला जाता है? अगर वो सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ IDA 1947 में डिक्लेयर किया गया है या फिर वो कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको वायलेट करता है तो आपका लॉकआउट होता है। इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है लॉकआउट में पेनल्टीज से रिलेटेड। तो पेनल्टीज इसमें क्या क्या है कि अगर आप सेक्शन 26 ऑफ IDA में इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म और मे बी एक्सटेंड टू 1 मंथ या फिर आपका 1000 आपको फाइन देना पड़ेगा और कभी कभी बोथ इम्प्रिजनमेंट भी और आपका 1000 फाइन भी। अब बात आती है क्लोजर के ऊपर। देखिए, प्रायर परमिशन जो है गवर्नमेंट की वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 100 या फिर 100 से ज्यादा वर्कमैन है, फॉर एन एग्जांपल 100 या फिर आपके 300 मान लीजिए वर्कमैन काम कर रहे हैं और वहां पर आप क्लोजर कर रहे हैं, परमानेंट शटडाउन कर रहे हैं किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस का, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर ने कितने दिन का 90 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद क्लोजर होगा, ठीक है। 19 डेज नोटिस बिफोर इंटेंडेड क्लोजर। इफ गवर्नमेंट कैन नॉट कम्युनिकेट विद इन 90 डेज देन इट इज डीम टू बी क्या कहते हैं आपका परमिशन इज ग्रांटेड। परमिशन जो है आपकी ग्रांटेड रहेगी। तो यहां तक आपने पढ़ा क्लोजर एंड आपका लॉकआउट के बारे में। एक चीज और यहां पर क्या है, आपका इम्प्रिजनमेंट की टर्म भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है। एंड सेकंड आपका जो है वेजेस। तो एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू गेट फुल वेजेस, ठीक है। एम्प्लॉयज को जो है फुल वेजेस मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे अपना ले ऑफ के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सोने चलें?